बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्सैल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। अगर हम लिविंग लाइफ की बात करें, हम लोग ये देखें कि हमारी लिविंग लाइफ का मॉनिटरिंग पॉइंट कौन सा है, तो तमाम तर स्टडीज एक ही लफ्ज की तरफ इशारा करती हैं और वो होता है डीएनए। So today I'm going to talk about DNA model and central dogma, which is presented to Dr. Atif Ali, presented by Hajar Namreen Khalid, and I'm from J section. First of all, I'm very thankful to my respected sir for giving me this opportunity. जब भी डीएनए की बात करते हैं तो जीन्स का लफ्ज लाजमी आता है। जीन इज द स्मॉलेस्ट सब यूनिट ऑफ डीएनए। जीन्स आर लाइक द हिस्ट्री एंड डीएनए इज द लैंग्वेज दैट द स्टोरी इज रिटन। आपको ये कोटेशन यकीनन अभी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन मेरी प्रेजेंटेशन के एंड तक होपफुली आई एम सो कॉन्फिडेंट कि मैं आपको इसका टोटली कॉन्सेप्ट समझा पाऊंगी। अब चलते हैं मेरी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन की जानिब। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि डीएनए होता क्या है, डीएनए की डिस्कवरी किस तरह से हुई, लिविंग जो सेल है उसके अंदर, लिविंग लाइफ के अंदर, सेल के अंदर इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसकी किस किस फॉर्म में इसकी एग्जिस्टेंस है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस या कंडेंसेशन किसे बोला जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस तरह से बनता है, 3,5 फॉस्फेट एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये क्या चीज है, चार्गेफ ने इस सिलसिले में क्या अपना किरदार अदा किया, बेटसन क्रिक मॉडल किन नुकात पर मबनी है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है और सेंट्रल डोगमा किस चीज का नाम है। सबसे पहले चलते हैं डीएनए की जानिब। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। 1869 में फ्रीडरिक मिस्चर ने इसे फिश स्पर्म और व्हाइट ब्लड सेल में से डिस्कवर किया और न्यूक्लियन का नाम दे दिया गया। जब इसकी पीएच चेक की गई तो वो एसिडिक थी, जिसकी वजह से इसका नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो जिस तरह स्कूल और कॉलेजेस की फाइल होती हैं, डीएनए भी बिल्कुल उसी एक फाइल की तरह है। उस फाइल के अंदर तमाम तर इंफॉर्मेशन होती है, लिविंग लाइफ की तमाम मॉनिटरिंग फैक्टर्स की पॉइंट्स होते हैं, उससे तमाम तर इंफॉर्मेशन इनकोड की होती है। डीएनए इज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द हेरिडिटरी materials or the genetic instructions from parents to offspring। अगर इसकी डिस्कवरी की बात की जाए, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले फ्रीडरिक मिस्चर ने इसको डिस्कवर किया। उसके बाद रोजालिंड फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने एक लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया डीएनए का, जिसके थ्रू हमें पता चला कि डीएनए हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जेम्स वेटसन एंड फ्रांसिस किक ने एक मॉडल दिया जिसके मुताबिक जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रखता है। वो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये डिस्कवर किया कि इसके अंदर बेस पेयरिंग्स क्या है, इसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी है। अगर अब लोकेशन की बात की जाए कि डीएनए की लोकेशन क्या है, तो डीएनए इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। डीएनए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कह लें कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में लाजमी मौजूद होता है। कुछ आरएनए से बने होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम हमारी लिविंग लाइफ का मॉनिटरिंग फैक्टर डीएनए है। ये बहुत ही लॉन्ग होता है, इवन के इसको सुपर कॉइल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर अब फॉर्म्स ऑफ डीएनए को डिस्कस किया जाए तो हमारे पास तीन किस्म की फॉर्म्स हैं, बी फॉर्म हेलिक्स, ए फॉर्म हेलिक्स, सी फॉर्म हेलिक्स। इस तीनों फॉर्म्स को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे तीन टर्म्स को एलेबोरेट करना चाहूंगी, टर्न, राइज एंड ग्रो। हम लोग ये चीज जानते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं। जब वो दो स्ट्रैंड ट्विस्टेड करते हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द रैप करते हैं, तो उस टाइम वो ग्रूव बनाते हैं। एक मेजर ग्रूव होता है, एक माइनर ग्रूव होता है। एक ग्रूव का दूसरे ग्रूव तक जो फासला होता है उसे टर्न बोलते हैं, और एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर से जो फासला होता है उसे हम लोग राइज बोलते हैं। तो बी फॉर्म हेलिक्स सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए है जो कि सेल्स के अंदर मौजूद है। इसके अंदर टाइप ऑफ हेलिक्स देखा जाए तो राइट हैंडेड हेलिक्स है, और हर टर्न 3.4 नैनोमीटर की होती है, यानी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप का फासला 3.4 नैनोमीटर है। और इसके अंदर 10 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। दो ग्रुप्स होते हैं, एक मेजर ग्रुप जो कि वाइड होता है और माइनर ग्रुप नैरो होता है। अगर ए फॉर्म डीएनए की जानिब चलें और देखें कि ए फॉर्म डीएनए क्या चीज है, वो भी बहुत कॉमन है, लेकिन एज कम्पेयर टू बी फॉर्म डीएनए वो लेस कॉमन है, और वो भी हमारे पास राइट हैंडेड हेलिक्स ही है। उसके अंदर हर टर्न के अंदर 11 बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि एक टर्न से दूसरी टर्न तक उसके अंदर हर टर्न के अंदर 11 बेस पेयर्स होते हैं। टू डिफरेंट ग्रूव्स होते हैं। जो मेजर ग्रूव होता है वो बहुत ज्यादा डीप होता है, लेकिन वो नैरो होता है। माइनर ग्रूव शैलो होता है, लेकिन वाइड होता है। अगर हम देखें जी फॉर्म डीएनए,
तो वो बेसिकली कुछ ट्रांसमिशन है ए फॉर्म डीएनए की और बी फॉर्म डीएनए की, लेकिन मेजॉरिटी है वो बी फॉर्म डीएनए की। रेडिकल चेंज ऑफ बी फॉर्म इज नोन एज जी फॉर्म ऑफ डीएनए। इसमें लेफ्ट हैंड हेलिक्स होता है, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड होता है, और इसमें जीसी रिच रीजन डीएनए मौजूद होता है, यानी गुआनिन जो साइटोसिन है वो इसमें ज्यादा अमाउंट में मौजूद होती है। और इसकी जो शुगर यानी शुगर बैग होती है, जब दो स्ट्रैंड रैप करते हैं तो उसकी जो बैग होती है वो जिग जैग शेप की होती है। और बी से जिग ट्रांजिशन जो है, क्योंकि तब्दीलियां कुछ खुशगवार होती हैं, कुछ नाखुशगवार होती है, लेकिन ये तब्दीली बहुत ही खुशगवार है और ये अहम रोल अदा करती है जीन रेगुलेशन पर। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें और हम देखें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो 1920 में P11 एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिटरमिन किया कि न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, राइबोस शुगर, और इसको जैसे 5 कार्बन शुगर्स भी आप बोलते हैं। राइबोस शुगर बेसिकली डीऑक्सीराइबोस होती है जिसमें एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है, इसके बाद इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होती है, प्यूराइंस एंड पायरामाइडिन्स। प्यूराइंस को डबल रिंग बोला जाता है, एंड उसमें हमारे पास एडेनिन और गुआनिन आता है, जबकि पैरामेडियंस के अंदर थायमिन और साइटोसिन आता है। अगर आगे चलें और देखें कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, बेसिकली राइबोस नाइट्रोजन बेसिस और फोस्फेट का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो हमारे पास शुगर होती है, अगर उसके देखा जाए तो उसकी कार्बन नंबर 1 पे एक बेस अटैच होती है, कार्बन नंबर 5 पे फोस्फेट ग्रुप अटैच होता है, जबकि कार्बन नंबर 3 पर एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप अटैच होता है। आगे अगर हम चले और हम ये देखें कि हमारे पास डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्या है, दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक का फोस्फेट ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इनके दरमियान रिएक्शन हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, यानी कंडेंसेशन का प्रोसेस अगर हो गया, उस वक्त बनता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनने के इस अमल को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोला जाता है और कंडेंसेशन बोला जाता है। इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के रिएक्शन होते हैं, वो कंडेंस होते हैं, आपस में ज्वाइन होते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनती चली जाती है। इस सिलसिले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप यानी दो शुगर्स आपस में अटैच हैं, उनका एक का फॉस्फेट ग्रुप दूसरे फॉस्फेट ग्रुप से किस तरह से अटैच होगा, यानी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस तरह से अटैच होगा, बाय मींस ऑफ एन ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड की वजह से वो अटैच होगा, इस वजह से इस लिंकेज को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कह दिया जाएगा। और इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास ज्वाइन हो जाते हैं। और अगर इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा-सा देखा जाए, तो जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, उसके अंदर कम से कम एक 3 प्राइम फॉस्फेट और एक 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, चाहे वो डीएनए की बात करो, चाहे वो आप आरएनए की बात करो। मज़ीद आगे चलें और देखें कि चारगिफ्ट ने इस सिलसिले में क्या किरदार अदा किया। चारगिफ्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि डीएनए के अंदर अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पैरामाइडीन। अगर अमाउंट ऑफ साइटोसिन है तो वो हमेशा गुआनिन के इक्वल होगी, अगर अमाउंट ऑफ डीएनए है, अमाउंट ऑफ एडेनिन है डीएनए के अंदर, वो हमेशा थायमिन के इक्वल होगी। अब देखिए, अगर वेटसन एंड क्रिक मॉडल ये बेसिकली दो यंग रिसर्चर्स ने दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, जिसके मेन पॉइंट्स ये हैं कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रखता है, जिसकी वजह से इसको इनके मॉडल को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी बोला जाता है। दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। बेस पेयर्स प्लानर होती है, हमारे पास स्पेसिफिक बॉन्डिंग होती है, बेस पेयर्स के दरमियान मौजूद होती है हमारे पास। और देखा जाए तो वो बेस पेयर्स हमारे पास प्लानर होती है और स्पेसिफिक किस्म की भी बॉन्डिंग होती है। अब जब कि हमने ये डिस्कस किया कि डीएनए क्या है, तो न्यू फॉर्मेशन ऑफ डीएनए को भी डिस्कस किया जाना लाजिम है। किस तरीके से न्यू फॉर्म ऑफ डीएनए बनता है, अगर हम उसके स्टेप्स की जानिब चलें, बल्कि स्टेप से पहले मैं आपको उसके कंपोनेंट्स बताऊं, तो उसके कंपोनेंट्स जो है हमारे पास वो डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होते हैं। स्टेप्स की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, हेलिकेज होता है, टोपोइजोमेरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन मौजूद है, डीएनए लाइगेज भी मौजूद है। अब इनके स्टेप्स क्या है, फंक्शंस क्या है, तो स्टेप्स की जानिब चलते हैं। स्टेप को आपको बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैंने बताया कि डीएनए एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले एक हेलिकेज एंजाइम आएगा, उसने आकर क्या करना है जी, वो डीएनए स्ट्रैंड पे लगना है, उसने उसने दोनों स्ट्रैंड्स को अनवाइंड कर देना है, रेप्लिकेशन फोर्क बन जानी है। रेप्लिकेशन फोर्क बनेगी, प्राइमेज आएगा, वो छोटे आरएनए सब यूनिट अटैच करेगा जिनको प्राइमर बोलते हैं। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो रेप्लिकेशन फोर्क में जो बेस पेयर्स हैं
हैं उनको ऐड करना शुरू कर देगा। 2 किस्म के स्ट्रैंड होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। अगर लीडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है तो लैगिंग स्ट्रैंड इसके इनवर्स जाता है। और डीएनए पॉलीमरेज़ मुसलसल बेस पेयर्स को अटैच करता रहता है। ओकाज़की फ्रैगमेंट्स जो हमारे पास बनते हैं, स्मॉल चंक्स जो होते हैं, उसमें बेस पेयर्स को अटैच करता रहता है और न्यू फॉर्मेशन ऑफ डीएनए हो जाती है। उसके बाद हमारे पास सारे जो हमारे पास प्राइमर है, वो साइड पे हो जाता है। उसकी प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग के बाद रेप्लिकेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। ये हमने डिस्कस किया है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास डीएनए के अंदर जब सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है तो किस तरह से पास आउट होती है। डीएनए इन्फॉर्मेशन का पास आउट होना, आरएनए से प्रोटीन्स का बन जाना सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। सेंट्रल डोग्मा बेसिकली 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल करता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और इन दोनों स्टेप्स को कलेक्टिवली जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। सबसे पहले चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन की जानिब। ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए का बनना फ्रॉम डीएनए ही हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जिसके अंदर आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस इनकोडिंग द जीन इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। ये बेसिकली ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होती हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इसकी इनिशिएशन किस तरह से होती है? इसके इनिशिएशन में सबसे पहले 2 रीजन्स होते हैं, प्रमोटर रीजन एंड टर्मिनेटर रीजन। आरएनए पॉलीमरेज आता है, उसने रिकॉग्नाइज करना है प्रमोटर रीजन को। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज़ आया, उसने ट्रांसक्रिप्शन बबल बना दी। ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाने के अमल को हम एलोंगेशन कह देंगे। उसके बाद वो उसने इसके मुसलसल उसके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैसेंजर आरएनए बनना है, जिसकी हेयर पेन आती है और वो उसके बाद टर्मिनेट हो जाता है। जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास बनता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो निकल जाता है। उसके अंदर एंट्रोन्स एंड एक्सोन्स होते हैं। एंट्रोन्स नॉन कोडिंग होते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है बाद में। ट्रांसक्रिप्शन का अमल यहाँ तक खत्म हो जाता है। उसके बाद 2 चेंजेस होते हैं, जिसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए के अंदर कैप एंड टेल ऐड होती है। अब चलते हैं ट्रांसलेशन की जानिब कि ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन बेसिकली आरएनए से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने के अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। मैंने पहले भी बताया 3 स्टेप्स होते हैं इसके, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन के अंदर क्या होगा? सबसे पहले जो हमारे पास सब यूनिट होता है उसका लार्जर और स्मॉलर अलग हो जाता है। स्मॉलर सब यूनिट जाकर अटैच हो जाता है मैसेंजर आरएनए से। उसने फिर जाकर करना होता है एक्टिवेट अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाती है तो स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए आकर उनसे अटैच हो जाता है। उसके बाद इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है और फिर मेथोनिन हमारे पास ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम से अटैच होता है। कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं जिन्हें आईएमएफ1 कहते हैं एंड आईएमएफ2 कहते हैं। 3 साइट्स होती हैं ए, ई एंड पी साइट, जिसमें से ई हमारे से एग्जिट साइट होती है। अब अगर चलें इसकी एलोंगेशन की जानिब, इसकी एलोंगेशन किस तरह से होती है? एलोंगेशन में फिर आपके पास दोबारा से अमीनो एसिड एक्टिवेट होती हैं और फिर पहला पेप्टाइड बन जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनने का ये अमल जारी और सारी रहता है, ट्रांसलोकेशन होती रहती है, लिबरेशन ऑफ फ्री ट्रांसफर आरएनए होता रहता है, पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करती रहती है और एट द एंड नॉनसेंस कोडॉन्स आते हैं और वो इसकी टर्मिनेशन कर देते हैं और मैसेंजर आरएनए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन में चेंज हो जाता है। अब अगर मैं अपनी बहस का लुब्बे-लुबाब आप लोगों को पेश करूँ, अ, आप लोगों को बताऊँ कि मेरी इस तमाम तर बहस का जो मैंने इसका नतीजा अख्ज़ किया है, वो क्या है? तो ये देखें कि जो मॉलिक्यूल होता है ना डीएनए का, उसने तमाम तर इन्फॉर्मेशन को कंसिस्ट करना होता है। आप ये कह लें कि जिस तरीके से मोहल्ले की मखसूस आंटियाँ होती हैं ना, उनके पास मोहल्ले की तमाम तर इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमारे लाइफ में, लिविंग सेल में डीएनए भी वही किरदार अदा कर रहा है, जिस पर सारी इन्फॉर्मेशन है। इसकी जो बेसिस होती हैं, वो अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती होती हैं और हर बेस करती होती है, हर बेस करती है और डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ज़रूरी अमल है, क्योंकि जब तक डीएनए की फॉर्मेशन नहीं होगी हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगी और इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं होगी, म्यूटेशंस आएँगी जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस होंगी हमारे पास। और सेंट्रल डोग्मा बेसिकली डीएनए इन्फॉर्मेशन कांस्टेंट नहीं है। सेंट्रल डोग्मा के अंदर जेनेटिक फ्लो इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि हमारी ज़िंदगी का रूहे रवां, हमारी ज़िंदगी का कारवां चल रहा है और इंशाल्लाह ये चलता ही रहेगा। This was my presentation and I hope so my presentation give you a best idea because a great presentation always gives a great idea. और अब आप लोगों से गुज़ारिश ये है कि आप मेरी प्रेज़ेंटेशन से मुताल्लिक़ आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपनी जिस तरह के मेरे कोई मेथोडोलॉजी में कोई मसला हो, किसी भी तरह का मसला हो, आप कमेंट सेक्शन में बताएँ। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच।